वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। देर रात 2 बजे उस पर वोटिंग हुई और इस वोटिंग में जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो ये कहते हैं कि 288 पक्ष में वोट पड़े हैं, जबकि 232 विपक्ष में वोट पड़े हैं, यानी कि इस बिल के खिलाफ वोट पड़े हैं, विपक्ष ने डाले हैं। ऐसे में बिल तो पास हो गया है, लेकिन क्या ये बिल और इस बिल पर हुई वोटिंग से निकले जो आंकड़े हैं वो क्या मोदी सरकार को, अमित शाह को या फिर पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनडीए का उसे परेशान करने वाले हैं? इस पर चर्चा करेंगे। केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसके बाद क्या? ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए, मैं देख रहा था कि सिर्फ 56 वोटों का अंतर रह गया था। मतलब एक तरफ 288 है, दूसरी तरफ 232 है। तो क्या ये 56 वोट परेशान करने वाले हैं एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, देखिए, ये 56 वोट तो खैर लोकसभा में कम पड़ गए या ज्यादा हो गए, वो तो वहां हो गया, मामला निपट गया। अब आपको ये देखना है कि ये बिल आज राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में नेक टू नेक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में ये बिल पास कराने के लिए अगर हम देखें कि 245 राज्यसभा के सांसद होने चाहिए, जिसमें से 9 सीटें खाली हैं, और 236 सदस्य अभी कुल हैं। तो 236 में से आपको 119 का आंकड़ा चाहिए, आधे से एक अधिक। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 118 तक पहुंच जाती है, जिसमें 2 निर्दलीय हैं और एक निर्दलीय लगभग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने को तैयार है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। एक सांसद है निर्दलीय, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा से भी इस बिल को पास करा ले, क्योंकि बड़ा टेक्निकल, बहुत ज्यादा अंतर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा राज्यसभा में। हालांकि राज्यसभा में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वहां तो अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का समर्थन और सारा कुछ मिला के उनका आंकड़ा ऊपर जा रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि राज्यसभा में किस तरह से सरकार पास कराती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आंकड़ों का खेल करने के लिए में जो आंकड़ों का खेल होता है, उसी की मास्टरी तो भाजपा में और खासकर भाजपा के जो चाणक्य अमित शाह है उनके पास है। तो वही आंकड़ों की बाजीगरी आज क्या खेल करती है वो देखना बाकी है, और ये होने में भी शायद रात हो जाएगी आज। तो एक रात आपने कल देखी थी और एक रात आज हो जाएगी। लेकिन जो भी निर्णय हो, मैं उस निर्णय पे नहीं जा रहा हूं, वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस पर नहीं जा रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि हमने देखा 10 साल का कार्यकाल जो उनका रहा है 2014 से 24 तक का, उस पर हमने देखा कि कोई भी बिल हो, आप देखिए धारा 370-35 से किस तरह से एक झटके में, क्योंकि बहुमत था, हटा दिया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन यहां पर जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, नीतीश नायडू अब मान गए हैं, इस सरकार में मान गए, इस मुद्दे पर मान गए हैं। जरूरी नहीं है कि आगे हर मुद्दे पर वो माने। तो ऐसे में ये जो गले की हड्डी है, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से टैकल करेगी, ये अपने आप में एक समस्या तो है। देखिए, अगर आप देखें, मैंने तो 2-3 दिन से चैनलों पे यही कहा है, मुझे मालूम था कि चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, बहुत ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इनको मनाने में आएगी नहीं, पिछले दिनों भी नहीं आई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नए अलाइज है ऐसा नहीं है, ये बरसों पुराने हैं, ये तो वाजपेयी की गवर्नमेंट में भी थे। देखिए, नीतीश कुमार का अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार जी के सामने कुआं है और पीछे खाई है। नीतीश कुमार जी समाप्त हो चुके हैं। अगर नीतीश कुमार जी एक बार इसका विरोध भी करना चाहें तो उनके तमाम सांसद, तमाम मंत्री उनसे टूट चुके हैं। ये उनको भी पता है कि पार्टी लगभग टूट के कगार पे खड़ी हुई है अगर वो कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं। ये मैं आपको पक्के तौर पे कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी मन से इन चीजों के साथ नहीं है, ना वो भाजपा को समर्थन देने के साथ हैं और ना वो इस बिल को पास करवाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं दिल से। लेकिन शरीर से तो हैं, उनके पाले में तो खड़े दिखाई देते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण अलाइज है वो चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू तमाम चीजों को किनारे रखते हुए
उनकी जो आदत है, और मैं जो उनको जानता हूं वाजपेयी के जमाने से, वो बहुत हार्डकोर बार्गेनर है। उन्होंने अभी भी एक बड़ी बार्गेनिंग की है। उन्होंने अपने, आज वो उनको ये था कि भाई अभी कोई कल को उनके यहाँ चुनाव है नहीं, लगभग 1 साल का समय हुआ है और वो अभी वो विधानसभा में आए, 4 साल उनके सामने पड़े हुए हैं। तो उन्होंने इस बिल के पीछे एक बड़ी डील कर ली है भारत सरकार से, बड़े पैकेज ले लिए हैं। अब वो अपने लोगों को ये समझाने में कोशिश करेंगे कि भाई हम तो आपके विकास के लिए पैसे लेके आए हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। दूसरा ये है कि 4 साल में भूल भाल जाएंगे लोग, वो ये भी मान के चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क उन लोगों को नहीं पड़ रहा है। दूसरी नहीं, बात अगर आप देखेंगे, महत्वपूर्ण ये है। ये जी, मान सकते हैं कि चलो नायडू साहब को नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार, कुछ ही महीनों बाद तो अब वोटिंग होनी है बिहार के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन नीतीश कुमार जब उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक एक समस्या जो है नजर आती है। और जेडीयू जिस तरह से रिएक्ट कर रही है या फिर उनके नेता रिएक्ट कर रहे हैं, उससे फायदा आरजेडी को क्या हो सकता है, विपक्ष को क्या हो सकता है बिहार के अंदर? इससे क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप नीतीश कुमार की बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा, अब नीतीश के हाथ में कुछ नहीं बचा है। नीतीश खोखले हो चुके हैं, वो कोई डिसीजन लेने की हैसियत उनकी बची नहीं है, वो समाप्त है। अगर वो कोई डिसीजन लेंगे भी तो वो खुद ही उसमें जो है धराशायी हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें हो रही है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आगामी राजनीति में अगर आप बिहार में देखेंगे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की टक्कर हुई थी, उसी तरह से आप बिहार में तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देखेंगे। जो छुटमुट दल हैं या दूसरे कोई दल हैं, उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण वहां पे असर आपको दिखाई नहीं देगा। बात यह होगी कि कांग्रेस किस प्रकार से तेजस्वी यादव के साथ डील करती है, कांग्रेस किस प्रकार से गठबंधन बना के उनके साथ चुनाव लड़ती है, क्योंकि कांग्रेस की भी मजबूरी है। कांग्रेस अगर किसी दल के साथ मिलकर लड़ती है तो उसका जो वोटर है, उसका जो कैडर है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए मजबूरी है। कहीं वो दिल्ली वाली विचार तो नहीं कर रही कि अलग लड़ने का सोचे। अगर वो अगर लड़ने का सोचेगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि एक चंक का वोट तो कांग्रेस भी काटेगी। कांग्रेस की भी ऐसा तो है नहीं, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे कोई दूसरे मामले हो, चाहे अंबेडकर पे जो टिप्पणी अमित शाह ने की थी, ये सारे मामले चुनाव में उठेंगे तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस के साथ एक वर्ग का वोट जाने को तैयार है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा और दिल्ली में भी देखा। तो उसका अगर अगर कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन नहीं करती दिल्ली में, तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि आपको सीधा सीधा ये मान लेना चाहिए कि अब टक्कर भारतीय जनता पार्टी और इसकी तेजस्वी यादव की बिहार में होगी। और दूसरा ये होगा, भारतीय जनता पार्टी करो या मरो और शाम धाम दंड भेद की रणनीति जो करती है वो बिहार में करेगी आने वाले चुनाव में। उसको उसी को जोड़ के आप देख रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है उसका सबसे ज्यादा असर बिहार में ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि मुस्लिम तो आएगा नहीं हमारे साथ, लेकिन जो दलित वोट है, पिछड़ा वोट है, वो इस बहाने हमारे साथ आ जाए और दलित, पिछड़ा और ओबीसी बाकी सब मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मजबूत स्थिति में वहां आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान। परेशानी क्या इस बात से हो सकती है कि चलिए ठीक है, जो आंकड़ेबाजी की जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन विपक्ष में भी आंकड़ों की कमी नहीं है। 232 अगर विपक्ष में वोट पड़े हैं तो एक यूनिटी विपक्ष के अंदर भी नजर आती है। क्या ये आने वाले समय में परेशान कर सकती है? नहीं नहीं, आने वाले समय में तो करेगी, आने वाले समय नहीं, अभी भी कर रही है। आज जो मोदी जी आपको कमजोर दिखाई दे रहे हैं, जिसका आपने उदाहरण देखा है नागपुर में, बॉडी लैंग्वेज जो आपने मोदी जी की देखी है, वो तो कमजोर स्थिति दिखाई रही है। अगर यही चीजें 2024 से पहले की आप देखें, 10 साल का उनका कार्यकाल देखें, उनके तमाम निर्णय देखें, आपने भी जिक्र किया धारा 370 का मामला आप देखेंगे, तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज अमित शाह की और मोदी की होती थी। वो कॉन्फिडेंस और वो चीजें तो आज आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। विपक्ष अच्छी खासी स्थिति में है, विपक्ष मजबूत है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर बैठा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे हैरानी होती है। उनकी बात देखिए, मैं पहले ही आपको कहा कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, इन पे मुझे कोई हैरानी नहीं है। हैरानी मुझे उस प्रकार के लोगों पे है जो पिछले दिनों
मुस्लिम समाज की बातें कर रहे थे, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी हो। ये जो क्रांतिकारी हैं जो खीर खा रहे हैं दोनों तरफ, असली खेला तो इनका है कि इधर भी खीर खा रहे हैं और उधर भी मुसलमानों के हितैषी भी बने घूम रहे हैं। तो दोनों चीजें कैसे एक साथ चलेंगी? सवाल ये है भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलेआम खड़े हुए हैं 10 सालों से। और जी, पॉलिटिक्स भी हो रही है और डिप्लोमेसी भी चल रही है साथ ही साथ। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, अगर हम चिराग पासवान की बात करें कि चिराग पासवान के साथ बहुतायत में मुस्लिम वोटर है, अब पिछड़े वो खुद हैं इसलिए उनके पास पिछड़ा वोटर है। तो अगर दोनों ही वोटर निपट जाएंगे तो बचेगा क्या? तो क्या वो अपनी पार्टी को दांव पे लगा के चल रहे हैं? और सेम स्थिति आप राष्ट्रीय लोकदल की देखिए उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दल है राष्ट्रीय लोकदल, आज उनके 9 विधायक हैं, 9 में से 2 मुस्लिम हैं। आपके जो विधायक आए थे समाजवादी पार्टी गठबंधन में, आप जीत के आए थे, आपको मुस्लिम वोट मिला था। तो आप जो निर्णय ले रहे हैं, क्या इसका फर्क आपके वोटर पर नहीं पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो आप क्यों योगी जी के खिलाफ भाषण दे रहे थे? आप कह रहे थे कि मुस्लिमों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, दुकानों पर नाम लिखने की बात आई थी तो आपने कहा था क्या कुर्ते पे भी नाम लिखाना पड़ेगा? केतकी सिंह ने बस वहां बयान दिया था कि भाई बलिया में जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें मुस्लिम वार्ड अलग होना चाहिए, उस पर भी टिप्पणी आई थी जयंत चौधरी की। अभी कुछ दिन पहले जो ये मेरठ में और संभल में ये हुआ कि छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, उस पर भी टिप्पणी आई। वो घुमा फिरा के अंग्रेजी में जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया और उसका ये आया कि उपन्यास का उदाहरण देते हुए वो सीधे सीधे कहना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तानाशाही चल रही है मुस्लिमों के खिलाफ। तो आप जो है दोनों चीजें एक साथ कैसे चला सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अच्छा, एक चीज क्या ये भी मैंने नोटिस की कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अब वो मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, जो उनके एलाइज हैं वो भी खुलकर जो है, अब देखिए नीतीश कुमार हो वो भी जाते हैं जब मुस्लिम्स का कोई पर्व होता है वहां पर, चंद्रबाबू नायडू भी जाते हैं, लेकिन ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सत्ता और विपक्ष बहुत ज्यादा गहमा गहमी कर रहे हैं। तो क्या एक छवि ये नहीं बनकर उभर कर सामने नहीं आ रही है? हमने देखा कुछ जगह पे तस्वीरें आई हैं जहां पर मुस्लिम समाज के लोग बड़े खुश हैं इस तरह की चीजों से। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी वो मैसेज देने में मतलब कामयाब हो गई है कि जो बिल लेकर वो आई है वो मुस्लिम समाज के हितों में है? कुछ लोग हैं जो परेशान अभी तक कर रहे थे और आगे भी करते, खीर खाते, लेकिन उनको जो है अब इस बिल के जरिए जो है साइडलाइन कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने में कामयाब रही है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के मैसेज किसको देना? भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदू मुस्लिम वोटर समाज को, मुस्लिम समाज को तो मैसेज ये दे दिया है कि आपके खिलाफ तमाम चीजें होंगी। मुस्लिम समाज तो ये पूछ रहा है कि यही जो चीजें आप हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, चाहे सड़क पर नमाज पढ़ने की हो, चाहे वक्फ बोर्ड की हो, तो क्या ये हिंदुओं के मंदिरों पे भी होगी? क्या ये हिंदुओं के तीज त्योहारों पे भी होगी? तो मुस्लिम तो ये सवाल कर रहा है। इस सवाल का जवाब ना भारतीय जनता पार्टी के पास है और ना उनके एलाइज के पास है। तो आप खाली मुस्लिम समाज के लिए ही कानून बना रहे हैं, बाकी के लिए कानून आप नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आपने जो दूसरी बात की है, चंद मुसलमान, एक एक्सट्रीम पॉलिटिक्स तो चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खत भी लिख देते हैं बांग्लादेश को, अब उनके जो अंतरिम मुखिया है उनको, और यहाँ पर एक स्कीम भी चला देते हैं, एक सौगात मोदी। अब देखिए वो अपनी तरफ से डाइल्यूट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेता एक्सट्रीम पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, तो इसमें क्या 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 मिक्सचर निकल कर सामने आ रहा है? देखिए इसमें अगर आप देखेंगे, इधर तो सौगात मोदी चल रहा है मोदी जी का, उधर पसमंदा समाज के जो मुसलमान हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है। दरगाह पर उधर चादरें भी योगी भेज जी, देते हैं। जी जी, उधर उधर योगी जी कुछ और बता रहे हैं, संभल में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, बदायूं में। तो ये जो चल रहा है, ये मुस्लिमों को कंफ्यूज करने के लिए और अपने हिंदू वोटर को खुश करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और ये कोई नई रणनीति नहीं है, होना कुछ नहीं है। ये आप इसको उस तरीके से समझना पड़ेगा कि मोदी जी का जो काल था, मोदी जी का जो युग था, अब वो समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेता की
तत्काल जरूरत है। जो हिंदुत्व का सख्त चेहरा एक माना जाए, कट्टर चेहरा हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी के पास सदैव रहा है। और अब जिस प्रकार से मोदी जी का जादू धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे एक नए चेहरे का जो तलाश भारतीय जनता पार्टी को है, यह उस चेहरे को बनाने की भारतीय जनता पार्टी और संघ की कोशिश है, उसमें योगी जी आते हैं। इसलिए योगी जी कट्टरता की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का कट्टर चेहरे के रूप में उभरेगा, उसमें योगी जी का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। इसके अच्छा, अलावा अगर आप दूसरे वक्तव्य को नेताओं को लेकर देखेंगे, जी नहीं मैं इसको खत्म कर देता हूं। जी इसके जी अलावा अगर आप दूसरे नेताओं को देखेंगे, वो उतने कट्टर छवि में आते नहीं है। जितने भी नए नेताओं को लाने की बात हो रही है, चाहे वो फडणवीस हो चाहे दूसरे लोग हो, वो इस तरह के कट्टर छवि वाले लोग नहीं है, गडकरी भी नहीं है। और आपको इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के जाना पड़ेगा और आपको 90s के दौर से शुरू करना पड़ेगा, जब अडवाणी जी कट्टर हिंदुत्ववादी माने जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट छवि के माने जाते थे। तो आप ये देखिए कि दो लोग हमेशा इसमें चलते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, शुरू में तो मोदी जी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कोशिश करी वो छवि मिटाने की। आप कितनी भी मिटाइए, मिटी तो है नहीं। लेकिन उन्होंने, उनमें फर्क ये था कि वाजपेयी जी ने सरकार बनने के बाद चीजें शुरू करी थी और मोदी जी पहले ही तैयारी करके आए थे। इसलिए 10 साल इन्होंने ऐसा शासन चलाया है कि इनको किसी की जरूरत ही नहीं थी और संघ भी इनके पीछे खड़ा रहा। संघ आज अगर कहीं ना कहीं संघ में टकराव दिखाई देता है तो वो 2024 के बाद ही तो दिख रहा है आपको। 24 से पहले तो दिखा नहीं आपको। जून 24 से पहले कहां संघ का टकराव दिखा आपको? क्योंकि टकराव इसलिए दिखा कि मोदी जी कहीं ना कहीं कमजोर हुए। और कमजोर कहां से? उत्तर प्रदेश से हुए। और उत्तर प्रदेश में कौन है? तो ये सारा गणित अब अगर आप समझेंगे तो पूरा मामला आपको 1 मिनट में अंदर आपके अंदर समझ में आ जाएगा। जी। केपी मल्लिक साहब, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हमने देखा 14 से 24 तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल समझ में आया कि कोई अपनी अपनी जो पॉलिटिक्स थी वो उस तरह से वो स्थापित कर रहे थे। अब अंक गणित भले ही कमजोर हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या उस तौर पर कमजोर हुई है जितनी विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है? विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन एनडीए को अगर देखेंगे तो कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए, आप हार जीत बहुत मायने रखती है। आपने अगर एक बिल पास करवा लिया तो फिर आप जीत गए। उसमें विपक्ष कितना भी विरोध करता रहे या फिर तमाम उसको पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है किसी तरीके से बताते रहे, क्या ही फर्क पड़ता है? जो करना था वो तो कर ही दिया है ना। अब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अंक गणित कितना भी कमजोर हो, हम कितना भी कह लें कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि बिल पास हो गया। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये बात आपकी 100 आने सच है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई हो, लेकिन आज वो सत्ता में बनी हुई है और अपने डिसीजन ले रही है और लगभग 1 साल होने वाला है। प्रधानमंत्री जी अपना कुर्सी पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी और संघ में मंथन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और संघ भी जानता है कि अब मोदी जी के चेहरे में वो जादू नहीं है। अब उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो इनके बाद प्रधानमंत्री के रूप में हो, कि जो तमाम जो आपके सहयोगी दल हैं उनको साध सके। आपको याद होगा, अडवाणी जी से कई सारे दल थे जो बिदक जाते थे, लेकिन वो वाजपेयी के नाम पे वापस आ जाते थे और 19 दलों की सरकार थी वाजपेयी जी की। तो आज वाजपेयी जी सबको साध ले, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक सॉफ्ट चेहरे की तैयारी कर रही है और लेके आएगी, कुछ दिनों में आपको दिखेगा। और वो चेहरा ऐसा होगा कि जिसमें ममता बनर्जी भी एनडीए में जा सकती है, उसमें हो सकता है शरद पवार भी एनडीए में आ जाए, उसमें हो सकता है जो पंजाब की पार्टी बिदक गई थी वो भी वापस आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ खासकर ये चाहता है, संघ ये तो नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए, मोदी भले ही चले जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए। इस पर मंथन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रहा है और संघ में भी चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आप याद करिए कि एक टाइम पे अडवाणी जी कितने लोकप्रिय होते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जब लगा कि ये किसी मतलब के नहीं रहे, उनको किनारे लगा दिया गया। आज आज मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे पहुंचाया। आज आसमान में खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, संघ के सारे एजेंडे हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कहीं मोदी जी ने पहुंचा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरते दम तक मोदी जी बैठे रहेंगे।
पार्टी एक नए व्यक्ति को तैयार कर रही है जो अगले 1 दशक तक पार्टी को बहुत अच्छे से लीड करे और आगे लेके जाए। तो उसकी तलाश भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। जी चलिए देखते हैं केपी मलिक साहब कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहती है, सरकार की रणनीति क्या रहती है। फिलहाल राज्यसभा में बिल है, अब उस पर चर्चा होगी। जैसा कि आपने बताया नेक टू नेक फाइट है, अब देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। हालांकि उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी इजिली बिल को पास यहां भी करवा लेगी, क्योंकि लोकसभा में थोड़ा ट्रिकी मामला लग रहा था, वहां पर लग रहा था कि कोई पलट ना जाए, नीतीश नायडू में से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। देखिए क्या होता है। केपी मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि क्या ये जो नंबर गेम है, जो 56 वोटों का अंतर जो नजर आ रहा है, 56 सांसदों का अंतर जो नजर आया है वोटिंग के दौरान लोकसभा में, वो क्या भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकता है आने वाले समय में। क्योंकि नीतीश कुमार हो या नायडू अभी साथ में खड़े हैं, हमेशा साथ में खड़े रहेंगे, हर मुद्दे पर साथ में खड़े रहेंगे, ये जरूरी तो नहीं है। और ये अंक गणित अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।